पार्टनरशिप स्टार्ट किया था हमने। आज हम कंसेप्ट स्टडी करेंगे, सबसे इंटरेस्टिंग कंसेप्ट पूरी पार्टनरशिप में। वाहिद लर्निंग ऑब्जेक्टिव है सबसे अच्छा कंसेप्चुअल, और इसमें केस स्टडी भी सबसे ज़्यादा सेट होती है। लेकिन इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो वो पूछ लीजिए, और फिर हम जो एग्जाम्पल और प्रैक्टिस क्वेश्चन है ICAP की बुक में उनको डिस्कस करेंगे और पास पेपर्स के। जी, साइलेंट और स्लीपिंग पार्टनर में को केस स्टडी में कैसे डिस्कस करेंगे। साइलेंट वो है जो फर्म में मौजूद है लेकिन साइलेंट है, मतलब मैनेजमेंट में नहीं बोलता। स्लीपिंग वो जो घर में सो रहा है, वो मैनेजमेंट में बोल भी नहीं सकता क्योंकि मौजूद नहीं है, और थर्ड पार्टीज को भी नहीं पता वो पार्टनर है। लेकिन जो साइलेंट है, आते जाते थर्ड पार्टी से बैठा हुआ देखते, चाहे उसने मुंह में उंगली रखी होगी, थर्ड पार्टी देख रही होगी ना उसको। तो साइलेंट में और स्लीपिंग में क्या फर्क है कि थर्ड पार्टी को पता है कि नहीं है। कौन सा पार्टनर है दोनों में से जिसका थर्ड पार्टी को पता है और किसका नहीं पता। स्लीपिंग पार्टनर अगर रिटायर हो तो हमने क्या करना है, पब्लिक नोटिस, शाबाश, नहीं देना, पब्लिक नोटिस नहीं देना स्लीपिंग के। साइलेंट के केस में देना, ठीक है, क्योंकि लोगों को पता है, शाबाश। और क्लियर हो गया मेरे भाई? और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं, सब ठीक है, सब अच्छा है। चलिए फिर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली मैनेजमेंट में हिस्सा ले सकता है, बिल्कुल। पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली मैनेजमेंट में हिस्सा ले सकता है। वो हो सकता है हिस्सा ले, हो सकता है ना ले, उसकी मर्जी है। जी क्या पार्टनरशिप? पार्टनरशिप एट विल का पॉइंट सी क्या है, जिसमें वो कहता है कि पार्टनरशिप एट विल जब सारे कंसर्न पार्टनर्स की कंसर्न, वो वाला पॉइंट है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप अगर उसका पर्टिकुलर पीरियड या पर्पस खत्म हो जाए फिर भी चलती रहे, कौन सी पार्टनरशिप बनेगी? पार्टनरशिप एट विल बन जाएगी, उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। पार्टनरशिप एट विल में अगर लिखा हो, सॉरी, किसी भी पार्टनरशिप में अगर ये लिखा हो कि जब तक सारे पार्टनर्स की कंसेंट नहीं होगी पार्टनरशिप डिसॉल्व नहीं होगी। वैसे तो नॉर्मली पार्टनरशिप में आपको पता है हर पार्टनर के पास ऑप्शन होती है रिजाइन करना चाहे कर सकता है। कैसे रिजाइन कर सकता है? नोटिस देके। लेकिन अगर लिखा हो कि इंडिविजुअल पार्टनर से रेजोल्यूशन नहीं होगी जब तक सारे पार्टनर्स की कंसेंट ना हो, तो ये कौन सी पार्टनरशिप? ये कोई पार्टनरशिप एट विल नहीं रहेगी। पार्टनरशिप कम, ये तो कायदा ना ज्यादा हो गया। पार्टनरशिप एट विल नहीं रहे, ठीक है। कोई भी अपनी मर्जी से क्विट नहीं कर सकता जब तक सबकी रजामंदी ना हो। और कोई क्वेश्चन? जी सर, ये सब पार्टनर में लिखा है कि सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट उसके साथ शेयर करेगा, तो लॉस भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सब पार्टनर, अच्छा सब पार्टनर के साथ प्रॉफिट शेयर किया जाएगा। लॉस होगा तो वो भी शेयर किया जाएगा, बिल्कुल वो भी शेयर किया जाएगा। प्रॉफिट होने से उसके कैपिटल का बैलेंस बढ़ता रहेगा, लॉस होने से कम होता रहेगा, लेकिन लायबल नहीं है वो। लायबल कौन होगा वाला? वो जिसने सेल किया अपना शेयर, क्योंकि फर्म की ऑफिशियल बुक्स में वही पार्टनर है। हाँ जी, और की क्वेश्चन? चलिए डिस्कशन की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है स्टेट द टाइप ऑफ फॉलोइंग पार्टनरशिप दैट इज वेदर पर्टिकुलर पार्टनरशिप और पार्टनरशिप एट विल। आपने पढ़ना है और डिसाइड करना है कि ये पार्टनरशिप कौन सी है, पर्टिकुलर वाली है कि पार्टनरशिप एट विल है। पहला, Anam and Maha entered into a partnership agreement specifically for an interior designing project। एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए पर्टिकुलर पार्टनरशिप, शाबाश। Adil and Saima entered into a partnership agreement for 10 years, particular partnership। C, facts same as in B above, except that on completion of 10 years they decided to continue the partnership। यानी पहले पर्टिकुलर पार्टनरशिप थी, लेकिन 10 साल गुजरने के बाद उन्होंने कहा पार्टनरशिप को मजीद कंटिन्यू किया। अब कौन सी हो गई? पार्टनरशिप एट विल, ठीक है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप का आखिरी पॉइंट में लिखा हुआ था ना ये। डी, आजम एंड बाबर आर पार्टनर्स इन ए फर्म। आजम और बाबर फर्म में पार्टनर। देयर इज नो फॉर्मल एक्सप्रेस एग्रीमेंट एंड नो ड्यूरेशन फिक्स। उन्होंने फॉर्मल एक्सप्रेस एग्रीमेंट कोई नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो इंप्लाइड होगा, रिटन फॉर्म में जरूरत नहीं, वर्बल भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये पार्टनरशिप है। आजम डज नॉट वांट टू कंटिन्यू, तो ये कौन सी पार्टनरशिप है? जिसमें कोई पर्पस वगैरह स्पेसिफाइड नहीं है, पार्टनरशिप एट विल। क्या इसमें आजम अगर कंटिन्यू नहीं करना चाहता क्विट कर सकता है? कैसे रिजाइन करेगा? नोटिस देके, और जिस दिन नोटिस दे देगा उसी दिन से नोटिस के अंदर कोई डेट। हाँ, अगर नोटिस में डेट नहीं लिखी हुई तो फिर नोटिस की डेट से ही वो क्विट कर जाएगा, लेकिन अगर नोटिस में डेट लिखी हुई है। ई, आजम, बाबर एंड मिसबा आर पार्टनर्स इन ए फर्म। The partnership deed states that firm can only be dissolved with mutual consent of all the partners, although no duration is fixed. Azam does not want to continue। क्या ये पार्टनरशिप एट विल है? नहीं है, क्योंकि कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। आजम अगर कंटिन्यू नहीं करना चाहता क्विट कर सकता है? क्विट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि एग्रीमेंट तय ये पाया है कि कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर से ही डिसॉल्व होगी फर्म। इंडिविजुअल पार्टनर इसको डिसकंटिन्यू डिसॉल्व नहीं कर सकता।
हाँ, ये पार्टनरशिप एट विल नहीं है। अब कौन सी पार्टनरशिप है फिर ये हमें नहीं पता, लॉ ने इसका जवाब नहीं दिया। हाँ, आप ऐसे ही लिखेंगे कि पार्टनरशिप एट विल नहीं है, क्योंकि आप पार्टनर अपनी मर्जी से क्विट नहीं कर सकता। क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम? In view of the Partnership Act 1932, briefly explain the meaning of partnership at will और particular partnership। छोटा सा क्वेश्चन, पार्टनरशिप एट विल कौन सी है? जिसमें कोई भी जो स्पेसिफिक, पहले ये पॉइंट लिखना, जो स्पेसिफिक पीरियड या पर्पस के लिए क्रिएट नहीं होती। ठीक है, इसमें कोई भी पार्टनर अपने मर्जी से क्विट कर सकता है नोटिस देके। और पर्टिकुलर पार्टनरशिप जो स्पेसिफिक पीरियड, जैसे ही पीरियड या प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। A, B and C started a business of trading in light bulbs together under the name Solar Traders. They decided to share profits equally and the business will be managed by Aftab only. क्या ऐसा हो सकता है कि बिजनेस सिर्फ एक पार्टनर? And existence of Badil and Chand as partner will be kept secret from outsiders. यानी B और C मैनेजमेंट में भी हिस्सा नहीं लेंगे। मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लिया तो ये कौन से बन के साइलेंट। लेकिन जब उसने कहा थर्ड पार्टी को भी नहीं पता, हम कहेंगे ये स्लीपिंग। तो स्टेट विच टाइप ऑफ पार्टनर इज आफ्ताब? आफ्ताब कौन सा है? एक्चुअली एक्टिव पार्टनर। और बी एंड सी कौन सा है? स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर। शाबाश, क्लियर? ये भाई अब ये जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था, फर्क समझ आ गया आपको साइलेंट और स्लीपिंग का? ठीक है, यहां से इस लाइन से क्या पता चला हमें कि वो साइलेंट है, और इस लाइन से केप्ट सीक्रेट स्लीपिंग। क्लियर? बी, आजम एंड बाबर स्टार्टेड ए लॉ फर्म. They also requested a retired senior lawyer Arif to join in. Arif stated that they can use his name as partner, but he would not be able to give his time to the firm. यहां तक रुक के मुझे बताइए, ऐसा पॉसिबल है? तो ये कौन सा पार्टनर है? नॉमिनल पार्टनर। पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली नहीं है, नॉमिनल। उसे अपना नाम, क्या कैपिटल के बगैर पार्टनर बन सकता है कोई? एंड दैट ही वुड नॉट शेयर इन प्रॉफिट्स एज वेल, और वो प्रॉफिट भी शेयर नहीं करेगा। यहां पे रुक के मेरा इससे असूली इख्तिलाफ है, क्योंकि पार्टनरशिप की डेफिनेशन ये कहती है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एसेंशियल है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये, लेकिन बहरहाल अब उसने कह दिया हम उसके क्वेश्चन को तो क्वेश्चन नहीं करेंगे ना, क्वेश्चन उसने बना दिया, ठीक है, हमने कहा ठीक है भाई, होता होगा। स्टेट विच टाइप ऑफ पार्टनर इज आरिफ? नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर कौन? जिसने अपने नेम लेंडिंग की, कैपिटल कंट्रीब्यूशन लाजमी, प्रॉफिट में शेयरिंग भी नहीं कर रहा। लेकिन बताइए क्या लायबिलिटी होगी उसकी? कोई लायबिलिटी उसकी होगी अनलिमिटेड। लायबिलिटी आम पार्टनर्स की तरह होगी। क्लियर? अगर एग्रीमेंट हुआ लायबिलिटीज की नहीं, फिर भी लायबिलिटी होगी। आउटसाइडर्स को तो नहीं ना पता एग्रीमेंट का, आउटसाइडर्स को तो। और वैसे भी लॉ ने जो बात कह दी ना, एग्रीमेंट उसके ऊपर नहीं जा सकता। ये आपने वो पढ़ा हुआ ना, अगर मैं सैलरीड पर्सन हूं, मुझे सैलरी मिलती है, मेरा अगर मैनेजमेंट के साथ एग्रीमेंट हो जाए कि टैक्स ना काटिए, तो क्या टैक्स नहीं कटेगा? टैक्स तो फिर भी कटेगा। लॉ का स्टेटस, लॉ ने जो चीज कह दी ना कि होगी, आप उसे एग्रीमेंट के थ्रू लॉ को वायलेट नहीं कर सकते। लॉ ने कह दिया सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी होगी तो सो होगी। अदील एंड काशिफ आर पार्टनर्स इन ए फर्म. Terms of agreement are that they will share profits in the ratio of 3:2. पार्टनर्स की रेशियो इक्वल नहीं होनी चाहिए, लाजमी नहीं है, लाजमी नहीं, कोई भी स्पेसिफाई की जा सकती है। हाँ, अगर पार्टनर्स ने आपस में रेशियो स्पेसिफाई नहीं की तो फिर जितना उनका कैपिटल होगा उसकी रेशियो से नहीं होगी। हाँ जी, या तो स्पेसिफाइड रेशियो होगी जो तय हो गई, स्पेसिफाइड रेशियो नहीं तो इक्वल होगी। कैपिटल शेयरिंग रेशियो पे नहीं जाएंगे, क्योंकि हो सकता है एक बंदे ने कैपिटल डाला, दूसरा बंदा मेहनत कर रहा हो। क्या कह रहा है? बट इन केस ऑफ लॉस, ऑल लॉस शैल बी बोर्न बाय डील ओनली। सवाल तो पूछा नहीं मैंने। स्टेट विच टाइप ऑफ पार्टनर इज काशिफ? पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। पार्टनर्स इन, क्लियर हो गया? इजी क्वेश्चन था ये, वार्म अप कर रहा है आपको, कोई एग्जाम लेवल का क्वेश्चन मजा नहीं, शायद एमसीक्यूज में टेस्ट कर ले इस तरह के क्वेश्चन। डी, अदील एंड काशिफ आर पार्टनर्स इन ए फर्म. द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट आर दैट दे विल शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2. रिपीट हो गया? अच्छा ठीक है। अननोन टू काशिफ, काशिफ को पता ही नहीं। अदील फर्दर एग्रीज विद हिज फ्रेंड अदनान टू शेयर हाफ ऑफ हिज इंडिविजुअल शेयर फ्रॉम पार्टनरशिप विद काशिफ. एक मिनट, वो कह रहे जो मेरी काशिफ के साथ पार्टनरशिप है ना, उसमें आधा शेयर तुम्हें दे दूंगा। स्टेट विच टाइप ऑफ पार्टनर है अदनान? सब पार्टनर या ट्रांसफरी ऑफ इंटरेस्ट? ट्रांसफर अदनान का पूछा है, ट्रांसफरी ऑफ इंटरेस्ट। A, B and C started a business of trading in light bulbs together under the name Solar Traders. They decided to share profits equally and the business will be managed by Aftab only. And B and C will not take any active part in management, although their existence shall be known to outsiders. जब उसने कहा मैनेजमेंट में नहीं आएगा, हमने कहा
ये साइलेंट है, साइलेंट है। जब उसने कहा लोगों को पता होगा तो हमने कहा साइलेंट ही है। स्लीपिंग नहीं बना, स्लीपिंग तो वो होता है जो घर जाके छुप के बैठ जाए सोता रहे। हाँ, स्लीपिंग होता है अननोन टू थर्ड पार्टीज, साइलेंट है नोन टू थर्ड। ये क्लियर? पारस रिप्रेजेंट्स टू रिजवान दैट ही इज ए पार्टनर इन द फर्म ऑफ अरसलान। ये गौर से सुनिएगा, इसके ऊपर ना आगे कंसेप्ट एडवांस जो समझाना है इसी चैप्टर में वो बेस कर रहा है। अगर ये केस समझ आ गया आपको तो वो कंसेप्ट भी समझ आ गया। आज के जितने भी क्वेश्चन थे उनमें सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है। पारस ने रिजवान से कहा कि वो पारस यानी एक पार्टनर है इन द फर्म ऑफ अरसलान, नुमान एंड अली। इन तीन लोगों की पार्टनरशिप में चौथा पार्टनर पारिस है। ये किसने कहा? पारिस ने। किसको कहा? रिजवान को। व्हाइल एक्चुअली ही इज नॉट ए पार्टनर, असल में वो पार्टनर नहीं है। ऑन द फेथ ऑफ दिस रिप्रेजेंटेशन रिजवान गिव्स क्रेडिट टू द फर्म। पारिस के इस बात पे ट्रस्ट करते हुए रिजवान ने फर्म को लोन दे दिया। फर्म बिकम्स इंसॉल्वेंट सब्सिक्वेंटली, बाद में फर्म इंसॉल्वेंट हो गई। स्टेट विच टाइप ऑफ पार्टनर इज पारिस? पार्टनर बाय स्टॉपल या होल्डिंग आउट पार्टनर, एक ही बात है। कैन रिजवान रिकवर द मनी फ्रॉम पारिस? बिल्कुल रिजवान, लेकिन क्यों? पारिस पार्टनर तो नहीं है। हाँ, उसके लिए कोर्ट से पारिस जाके कोर्ट में कहेगा सर मैं तो पार्टनर हुई नहीं, इनकी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनर नहीं हो, कहा क्यों था? कहा क्यों था? तो जब कहा था तो आप पार्टनर बन गए, होल्डिंग आउट पार्टनर हो गए। अब आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन याद रखिएगा पारिस की जिम्मेदारी सिर्फ उस क्रेडिट की है जो रिजवान ने दिया, क्योंकि उसने रिप्रेजेंटेशन रिजवान, फर्म के सारे डेट्स की लायबिलिटी नहीं आएगी पारिस पर। क्लियर? अच्छा, खत्म कर दें कि इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट आ जाए। ट्विस्ट अच्छा सुने, अच्छा जो भाई नहीं कह रहे हैं ना वो अपनी आंखें और कान बंद कर लें। अरसलान, नुमान एंड अली ने रिजवान को रिप्रेजेंटेशन दी कि पारिस हमारा पार्टनर है। हर बात करने वाली नहीं होती ना, तो मैं बात को दबा रहा हूं, अपने अंदर दफन कर रहा हूं। अरसलान, नुमान, अली ने रिजवान को रिप्रेजेंट, पारिस हमारा पार्टनर है। पारिस रिजवान के पास गया और कहने लगा मुझे 10 लाख दे दो। रिजवान ने इनकी रिप्रेजेंटेशन पे पारिस को लोन दिया, पारिस लोन लेके निकल गया। क्या रिजवान ने जो लोन पारिस को दिया है अरसलान, नुमान, अली से रिकवर करवा सकता है? बिल्कुल। क्यों रिकवर? वो तो कहेंगे देखिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट देखो, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इसमें उसका नाम ही नहीं है। वो कहेगा जब तुमने कहा तो बन गया पार्टनर। यही तो कंसेप्ट है पार्टनर बाय स्टॉपल का, होल्डिंग आउट पार्टनर का, या इंप्लाइड पार्टनर कह लें, कंसेप्ट समझने के लिए कह रहा हूं। क्लियर हो गई ये बात? चलिए ये हो गए हमारे क्वेश्चन। अब चलते हैं आज के कंसेप्ट्स की तरफ। स्टडी क्या करने जा रहे हैं हम? म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। सबसे पहले ध्यान में रखिए पार्टनर, इसका मतलब है पार्टनरशिप के कंसेप्ट आएंगे। एजेंट और प्रिंसिपल के कंसेप्ट, एजेंट और प्रिंसिपल के राइट्स एंड लायबिलिटीज नहीं है, जॉइंट प्रॉमिसर के राइट्स एंड लायबिलिटीज नहीं है। किसके राइट्स एंड लायबिलिटीज है? ठीक। फिर है म्यूचुअल, हाँ पार्टनर एजेंट होते हैं एक दूसरे के, लेकिन कंसेप्ट डिफरेंशिएट करो, क्योंकि कुछ कंसेप्ट एजेंसी के अप्लाई होंगे, कुछ नहीं होंगे, कुछ नहीं होंगे, कुछ कंसेप्ट सेम होंगे, कुछ नहीं होंगे सेम। म्यूचुअल का मतलब क्या है? इनके आपस के। असल में पार्टनर्स के दो तरह के राइट्स एंड लायबिलिटीज होते हैं, एक आपस में, एक थर्ड पार्टी के साथ, आउटसाइड पार्टी के साथ। यहां पे हम कौन से वाले राइट्स एंड, थर्ड पार्टी वाले नहीं, वो शायद नेक्स्ट आएगा कोई कंसेप्ट के ड्यूटीज टुवर्ड्स थर्ड पार्टी, वो बाद में देखेंगे। अभी कौन सा पढ़ रहे हैं? फिर है राइट्स एंड ड्यूटीज। क्या फर्क होता है राइट्स और ड्यूटीज में? हक है, चाहे लें चाहे ना लें। राइट का मतलब चाहे काम करें चाहे काम ना करें। ड्यूटी का मतलब क्या है? काम लाजमी करना पड़ेगा, काम लाजमी कर। क्वेश्चन पूछना आपका राइट है, चाहे पूछे चाहे ना पूछे। असाइनमेंट करना ड्यूटी है, दिल ना भी करे फिर भी असाइनमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, राइट एंड ड्यूटी में फर्क है। हमने पढ़ना है राइट्स भी ड्यूटीज भी। पहले पढ़ लेते हैं राइट्स, फिर पढ़ लेंगे ड्यूटीज। है बहुत आसान, है बहुत आसान, पढ़ते जाएं समझ आती जाती, लेकिन इनमें ना कुछ ट्विस्ट है कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज में, वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। है इजी, हेडिंग से ही पता चल जाता है आगे क्या डिस्कस होने वाला। अगर आपको सिर्फ हेडिंग भी समझ आ गई ना, अंदर की कहानी समझ आ जाएगी। लेकिन कुछ हेडिंग ऐसी है जिनमें ट्विस्ट है, वो मैं शेयर करूंगा। पहले राइट पढ़े। सबसे पहला
राइट टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस। क्या कह रहा है कि हर पार्टनर का राइट है कि मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करे, लेकिन अगर कोई पार्टनर कहे मैंने पार्टिसिपेट नहीं करना तो ठीक है ना करे, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे पार्टनर को हम क्या कहेंगे? साइलेंट पार्टनर या स्लीपिंग पार्टनर। अगर वो तो राइट है, लाजमी नहीं है हर पार्टनर के लिए कि उसने कंडक्ट ऑफ बिजनेस में पार्टिसिपेट करना है, मैनेजमेंट में हिस्सा लेना है, लाजमी नहीं है। करना चाहे करे, नहीं करना चाहता ना करे। ये क्लियर हो गया। दूसरा, राइट टू बी कंसल्टेड, मशवरा हर एक से लिया, हर एक का राइट, हर पार्टनर का राइट है कि उससे मशवरा लिया जाए, उससे मशवरा किए बगैर कोई बड़ा फैसला ना लिया जाए। कोई मसला आ जाए तो मशवरा सबसे नहीं, यानी मैनेज एक बंदा कर रहा होगा रूटीन के मामला। अगर फर्ज कीजिए 3 पार्टनर है, 2 साइलेंट है, मैनेज एक बंदा, लेकिन अगर उसे कोई बड़ा इशू सामने आ गया, नया प्रोजेक्ट आया, भाई क्या करें, अब इसके ऊपर काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अब ये डिसाइड करना है। ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, एक बड़ा प्रोजेक्ट और आया नया, बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहिए, अब ये उसे खुद से फैसला कर लेना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए। अच्छा, अब यहां पे एक ट्विस्ट है, कंसल्ट हर मशवरा हर एक से लिया जाएगा, हर एक की मानी जाए लाजमी नहीं है। हाँ जी, कंसल्ट एवरीवन से किया जाएगा, डिसीजन मेजॉरिटी की बेस पे होगा। ये बात समझ आ रही है? हाँ, कुछ डिसीजन हैं जो ऑल पार्टनर्स की कंसेंट से होंगे। नया पार्टनर ऐड करना हो, नेचर ऑफ बिजनेस चेंज करनी हो, माइनर को ऐड करना हो, ट्रांसफर करना हो इंटरेस्ट को जी, लोन नहीं, लोन लेना नहीं, लोन के लिए सबकी जरूरत नहीं है, लोन एक बंदा ले सकता पार्टनर। ये कहां था भला? हाँ नहीं, हाँ 10 में इसमें स्टडी करेंगे। तो राइट टू बी कंसल्टेड समझ आ गया? इसमें सिर्फ इतना ही बता रहा है कि हर पार्टनर का राइट है कि उसे कंसल्ट किया जाए। यहां पे आके हम पढ़ेंगे कि कंसल्ट सबसे करना है, फैसला मेजॉरिटी की बेस पे होना है, लेकिन ऐसा फैसला जिससे पार्टनरशिप वेरी हो रही हो, पार्टनरशिप की नेचर वेरी हो रही हो, उसमें फिर मेजॉरिटी नहीं बल्कि ऑल पार्टनर की कंसेंट होंगे। थर्ड, राइट ऑफ एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एक होता है अकाउंट्स, एक होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स से मुराद बुक्स ही है। बुक्स एंड अकाउंट्स में और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फर्क है, नहीं समझ आए ना? अकाउंट्स किसको, आपने काउंटिंग साइकिल पढ़ा? लेजर से नहीं शुरू होता, जर्नल से शुरू होता है। काउंटिंग साइकिल शुरू होता है ना, हमारे जमाने में तो जर्नल से शुरू होता था, अभी भी जर्नल से शुरू होता है। हाँ जी, जर्नल, लेजर, ट्रायल। यहां पे रुक जाए, इसके बाद हम कहते थे फाइनल अकाउंट्स। हम बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स क्या होते थे? इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट सेविंग एग्री, नोट्स टू द अकाउंट्स। ये जो आखिरी फाइनल अकाउंट्स है ना, इनको हम लॉ में कहते हैं अकाउंट्स। ठीक है, इनको लॉ में अकाउंट्स कहते हैं। वैसे हम इसका ऑफिशियल नेम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लेकिन बहरहाल लॉ इसको भी कभी फाइनेंशियल में कहता है, कभी अकाउंट्स कहते हैं। अकाउंट से मुराद है वो इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। बुक से क्या मुराद है? जर्नल, लेजर, ट्रायल वगैरह। तो बुक्स या बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक ही चीज है, लेकिन अकाउंट्स अलग चीज है। इसको आप यूं कह लें, बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी कह लें या बुक्स आर अकाउंट्स भी कह लें। अब मैं थोड़ा सा चेंज करके ना कंसेप्ट को मजीद डिटेल में लेके जा रहा हूं। हर पार्टनर का राइट है, क्या राइट है? अकाउंट्स देखे, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस। और अगर उसे शक हो सेल से पता नहीं, तो नहीं कहीं है ना ज्यादा सेल हो, कम दिखाई जा रही है, बुक्स को भी देख सकता है। बुक्स में और अकाउंट्स में फर्क समझ आ रहा है? ज्यादातर इन्वेस्टर्स या पार्टनर्स या शेयर होल्डर किस चीज में इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन अगर उन्हें लगे गड़बड़ हुई है, ये किसका राइट है? पक्की बात है। अच्छा मुझे बताइए, मुझे भी कंफर्म नहीं है वैसे, लेकिन मुझे बताइए, क्या ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट बुक्स को या अकाउंट्स को देख सकते हैं? क्योंकि वो पार्टनर ही नहीं है। शाबाश। और शायद, कंफर्म नहीं मुझे, शायद माइनर एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, उनको भी बुक्स ना दिखाई जा रही हो, क्योंकि वो भी पार्टनर। चलिए, इसका मतलब है ये राइट पार्टनर का है, जो पार्टनर नहीं है उनका राइट नहीं है, चाहे वो माइनर एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप हो, चाहे वो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट क्यों ना हो। क्लियर? राइट टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, सबका राइट है, सारे पार्टनर का, कि प्रॉफिट इक्वली शेयर किया जाए। लेकिन अगर वो आपस में एग्री कर लेते हैं कि नहीं 3:2, 2:1 होगी, अगर एग्रीमेंट में रेशो स्पेसिफाइड है तो जो रेशो स्पेसिफाइड है उसके लिहाज से ही डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अगर एग्रीमेंट में रेशो स्पेसिफाइड नहीं है तो इक्वल। कैपिटल को तो नहीं देखना, नहीं देखना। अच्छा अब सुनिए, अगर पार्टनरशिप में लिखा हुआ है प्रॉफिट शेयर किया जाएगा 3:2, लेकिन लॉस किस रेशो से डिस्ट्रीब्यूट होगा? साइलेंट।
लॉस इक्वली होगा कि 3:2 से? कितने सोर्स का ख्याल है 3:2 से होगा? कितनों का ख्याल है इक्वली होगा? 3:2 से होगा। लॉ ये कहता है जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है ना वही एज्यूम की जाती है लॉस शेयरिंग रेशो पे, ड्यूटी टू कंट्रीब्यूट टू द लॉसेस। लाइबिलिटी वगैरह देनी है वो तो अंडरस्टूड है, वो अनलिमिटेड होगी, चाहे प्रॉफिट में शेयर कम है चाहे ज्यादा है, अनलिमिटेड होगी, इक्वल नहीं होगी। जॉइंट एंड सेवरल दो लफ्ज है, सेवरल का मतलब क्या होता है? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड इक्वल नहीं होगी। बैंक से 3-4 पार्टनर से 10 लाख लोन लिया, बैंक हर एक से 2.5 लाख इकट्ठा करेगा, एक से भी 10 लाख होगा, आपस में निपट दे रहे हो तुम। आउटसाइड पार्टी किसी भी एक पार्टनर से रिकवर करवा सकती है, बाद में वो पार्टनर बाकियों से रिकवर करवाए, वो उनका आपस का मामला है। नेक्स्ट, राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन एडवांस। क्लियर हो गया? काउंटिंग में पढ़ा होगा आपने कैपिटल, और आपने ये भी पढ़ा होगा एडवांस भी होता है। समझ आ गया? नहीं, हाँ इतना आसान नहीं है। हाँ हेडिंग समझ। पहले मुझे बताइए कैपिटल पता है आपको क्या है? क्या? ओनर जो पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। एडवांस क्या होता है? लोन दे दिया। आप में से अगर किसी स्टूडेंट ने पार्टनरशिप वाला टॉपिक पढ़ा है ना, तो उसमें बाज़ औक़ात होता था कि जरूरत पड़ी तो पार्टनर ने लोन दे दिया, कैपिटल रीपे नहीं होता, लोन कुछ ऐसे के बाद रीपे हो जाता है। तो कैपिटल वो पैसे हैं जो पार्टनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं, उसने वापस नहीं लेने, ये कंटिन्यूइंग बेसिस पे इन्वेस्टेड है। और एडवांस वो पैसे हैं जो किसी पार्टनर ने लोन के तौर पे दिए हैं, ये कुछ अरसे के बाद रीपे कर दिए जाएंगे। अच्छा अब सुने, बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट का मतलब है अगर एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, अगर तो एग्रीमेंट में जो लिखा हुआ ना वो अप्लाई होगा। एग्रीमेंट में लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो देंगे, एग्रीमेंट में लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, एग्रीमेंट में लिखा इंटरेस्ट ऑन एडवांस देंगे, एग्रीमेंट में लिखा इंटरेस्ट ऑन एडवांस नहीं देंगे, एग्रीमेंट में जो लिखा वो अप्लाई। अब मैं बहुत बात करने लगा हूं, अगर एग्रीमेंट साइलेंट है, एग्रीमेंट साइलेंट है, लॉ कहता है एक केस में इंटरेस्ट मिलेगा, एक में कैपिटल। अब सुन लीजिए, अब पूरी प्रीमियम बता रहा हूं। अगर एग्रीमेंट साइलेंट है, इंटरेस्ट ऑन एडवांस मिलेगा, किस रेट में मिलेगा? 6%, 10% नहीं 6% के हिसाब से मिलेगा। फर्म को प्रॉफिट हो फिर भी मिलेगा, लॉस हो फिर भी मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर लिखा हुआ है तो मिलेगा, नहीं लिखा तो नहीं मिलेगा। लिखा हुआ है, प्रॉफिट हुआ तो मिलेगा, लॉस हुआ तो फिर नहीं मिलेगा। लिखा भी हुआ फिर भी नहीं, लिखा हुआ है तो प्रॉफिट की सूरत में मिलेगा, लॉस की सूरत में नहीं मिलेगा। यानी अगर नहीं लिखा तो नहीं मिलेगा, लिखा है लेकिन लॉस हुआ, क्योंकि असल में लॉ ये कहता है, लॉ की नजर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि वो जो कैपिटल ने इन्वेस्ट किया है उसके अगेंस्ट प्रॉफिट ले तो रहे हैं, प्रॉफिट भी रिटर्न ऑन कैपिटल ही है। तो जब प्रॉफिट ले रहे हैं तो फिर कैपिटल पे इंटरेस्ट लेने की क्या जरूरत है? इसीलिए लॉ साइलेंस के केस में कहता है कोई नहीं, लेकिन अगर लिख दिया हो तो कहता है ठीक है पार्टनर एग्री करके दे सकते हैं, लेकिन उस सूरत में भी प्रॉफिट होगा तो फिर वरना। लेकिन इंटरेस्ट ऑन एडवांस ये कहते हैं चूंकि ये तो एक्स्ट्रा मनी है ना, बाहर के बंदों से लेते तो आपको देनी पड़ती, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो इंटरेस्ट देना पड़ता, तो इसको भी दे, इसको भी। और लॉजिकल है रिक्वायरमेंट, ठीक है। एग्रीमेंट साइलेंट हो तो पता चल गया कब इंटरेस्ट मिलेगा और कब नहीं मिलेगा। साइलेंट हो तो एडवांस में मिलेगा 6% के हिसाब से, कैपिटल में, लेकिन अगर कैपिटल पे कह दिया कि मिलेगा इंटरेस्ट तो भी प्रॉफिट हो तो मिलेगा वरना नहीं, लॉस पे नहीं मिलेगा। ये भी क्लियर कर दूं? ओके ओके हो गया। राइट टू बी इंडेमनिफाइड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट नहीं बताया उसने, इसका मतलब है जो तय हुआ वो, क्योंकि देखे ना इन दी एब्सेंस इंटरेस्ट मिलना ही नहीं है, तो जब ये तय करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है तो साथ में ये भी तय कर देंगे किस रेट में मिलना है। इसमें तो चूंकि एब्सेंस में भी मिलता है तो लॉ के लिए लाजमी था बताना कि कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाना है एब्सेंट पे, लेकिन अगर पार्टनर चाहे तो इंटरेस्ट ऑन एडवांस 8% भी कर सकते हैं। राइट टू बी इंडेमनिफाइड, इंडेमनिफाइड क्या होता है? इसके साथ ब्रैकेट में नीचे लिख ले कंपनसेशन। इंडेमनिफिकेशन मतलब कंपनसेशन, राइट टू बी इंडेमनिफाइड मतलब राइट टू बी कंपनसेटेड। कंपनसेटेड क्या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी पार्टनर को बिजनेस पर्पस के लिए कोई पैसे खर्च करने पड़े? हो सकता है ना बाज़ औक़ात, पार्टनर ने अपनी जेब से पैसे अदा किया बगैर कि फर्म से रिकवरी करवा सकता है, यह है राइट टू बी इंडेमनिफाइड। यह है नॉर्मल सिचुएशन। एक ट्विस्ट वाली सिचुएशन भी है। एक पार्टनर सामान लेके जा रहा था मुल्तान,
पेरिशेबल गुड थी, रास्ते में खराब हो गई, उसकी अथॉरिटी है कि वो रास्ते में, हालांकि उसे ये कह के भेजा गया था कि तुमने मुल्तान में जाके चीजें बेचनी है, उसकी अथॉरिटी क्या थी मुल्तान में जाके? क्या वो रास्ते में अगर चीजें खराब हो रही हैं, इमरजेंसी सिचुएशन है, रास्ते में चीजें बेच सकता है? उसकी अथॉरिटी भी है, उसकी ड्यूटी भी है। अगर वो नहीं बेचता तो नुकसान सारे का सारा उसे भरना पड़ेगा कि भाई तूने, आम आदमी जितनी अकल भी नहीं है तुम्हें, आम आदमी की चीज खराब हो रही हो ना तो वो फौरी एक्शन लेता है, वो ये नहीं सोचता कि मजीद खराब हो जाए एक ही दफा सारा काम नहीं करूंगा, नहीं, फौरी एक्शन लेता है। तो इमरजेंसी में एक्ट करना सिर्फ अथॉरिटी ही नहीं, ड्यूटी भी है। थर्ड पॉइंट, ड्यूटी इन केस ऑफ इमरजेंसी। अच्छा, अब ये तो हम पढ़ चुके हैं कि उसमें वो सेल कर सकता है एजेंसी वाले टॉप, मैं उस तरफ नहीं जा रहा, मैं दूसरी तरफ जा रहा हूं। अगर ये सेल करने में उसे कोई खर्चा किया हो, किसी सेल्समैन को कमीशन दिया हो, क्या वो खर्चा रिकवर रीइंबर्स करवा सकता है? यह है राइट टू बी इंडेमनिफाइड। क्लियर हो गई बात? इंडेमनिफाइड का मतलब क्या है? कंपनसेशन होना, रीइंबर्स होना, वापस होना। राइट टू रिटायर, हर पार्टनर का राइट है कि वो रिटायर हो, सिवाय बताए, सिवाय एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि सारे पार्टनर की कंसेंट से डिसॉल्व होगी पार्टनरशिप फर्म। अच्छा, अगर पार्टनरशिप एट विल है तो कैसे रिटायर हो जाएगा? नोटिस में जो दिन होगा, और पार्टनरशिप पर्टिकुलर है तो जो वो पीरियड या पर्पस पूरा होगा फिर, ठीक है। तो ये बेसिकली स्पेसिफिकली पार्टनरशिप एट विल, और नॉर्मली पार्टनरशिप एट विल ही होती है उसके कंटेक्स्ट में। राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, क्या राइट है? पहले बताइए आउटगोइंग पार्टनर का मतलब क्या है? आउटगोइंग से क्या मुराद है? जो छोड़ के चला गया, रिटायर हो गया, रिजाइन कर गया, मर गया। डेथ भी आउटगोइंग में आएगा, रिटायरमेंट भी आउटगोइंग में आएगा, रिजाइन भी आउटगोइंग में आएगा। जो छोड़ के चला गया, आउटगोइंग पार्ट, उसका क्या राइट है कि उसका जो भी फर्म में हिस्सा है कैलकुलेट करके उसको दो। लेकिन अगर पार्टनर अचानक मर जाए और फर्म के पास इतने पैसे ना हो, अच्छा यहां पे तो ये राइट, बेसिक राइट समझ आ गया ना। आउटगोइंग पार्टनर का राइट है उसका फर्म में जितना भी हिसाब बनता है दे के उसको फारिग करें। लेकिन कहानी में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब फर्म के पास इतने पैसे नहीं होते। मुंह से क्या कहते हैं? भाईजान आप जाइए, घर जाइए, सुकून से आराम कीजिए, जब पैसे होंगे आपको पैसे दे देंगे। लॉ कहता है अगर आपने उसका अकाउंट सेटल नहीं किया आउटगोइंग पार्टनर का, तो फिर आपको आउटगोइंग पार्टनर या उसके रिप्रेजेंटेटिव को 2 ऑप्शंस देनी पड़ेंगी। 2 ऑप्शन थे। अच्छा, लॉ कहता है कि आउटगोइंग पार्टनर के पास 2 ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन क्या है? वो अपने कैपिटल को कैपिटल के तौर पे ही रखे फर्म में, और उसका जितना प्रोपोर्शनेट शेयर बनता था प्रॉफिट का वो लेता रहे, यानी शेयर ऑफ प्रॉफिट रिसीव करता रहे। इसमें थोड़ा सा रिस्क है, इसमें थोड़ा सा क्या रिस्क है? लॉस भी हो सकता है। तो दूसरी ऑप्शन क्या है? अगर रिस्क नहीं लेना तो इंटरेस्ट, और लार्ज इंटरेस्ट किस रेट पे देता होता है? 2 ऑप्शन हैं आउटगोइंग पार्टनर के पास अगर उसका अकाउंट सेटल ना हो। कितनी ऑप्शन है? पहली ऑप्शन क्या है? शेयर ऑफ प्रॉफिट ले सकता है जो उसका प्रोपोर्शनेट बनता है। इसमें थोड़ा रिस्क है लेकिन इसमें हलाल रिस्क है, तो थोड़ा रिस्क है लेकिन हलाल रिस्क है। और अगर ये नहीं तो फिर दूसरी ऑप्शन क्या है? इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6%। अब एक पूरा 3 सफ़ों की पूरी जजमेंट मुझे पढ़नी पड़ी एक दफा, ये देखने के लिए कि ये जो 2 ऑप्शन है इसमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट होगी। ये कौन सेलेक्ट करेगा? फर्म सेलेक्ट करेगी या के आउटगोइंग पार्टनर और उसके रिप्रेजेंटेटिव? शाबाश, आउटगोइंग पार्टनर या उसके रिप्रेजेंटेटिव डिसाइड करेंगे कि हमने कोई, फर्म की मर्जी नहीं होगी, आउटगोइंग पार्टनर या उसके रिप्रेजेंटेटिव डिसाइड करेंगे। इनमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। क्लियर हो गया? हलाल जो मर्जी खाएं वो, देखें लॉ को इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं तो आपको लॉ पढ़ा रहा हूं ना, इस्लाम या थोड़ी पढ़ा रहा हूं। तो दोनों ऑप्शन हैं, लेकिन कभी कभी बात आती है आपके साथ शेयर कर दें तो शेयर करता जाता है। वेरिएशन इन पार्टनरशिप, वेरिएशन इन पार्टनरशिप से क्या मुराद है? पार्टनरशिप हिल गई, वेरिएशन इन पार्टनरशिप की बुनियादें हिल गई। कोई इसका मतलब बड़ा ही मसला, कोई बड़ा चेंज, छोटा मोटा चेंज नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा कि पहले एक सप्लायर से खरीद रहे थे अब दूसरे से माल खरीदना है, ये नहीं होगा। इससे पार्टनरशिप नहीं हिलती। वेरिएशन इन पार्टनरशिप का मतलब। अच्छा, पार्टनरशिप कैसे कैसे हिल सकती है ये जरा आपने मुझे बताना है कि वाकई इससे पार्टनरशिप की बुनियादें हिलेंगी कि नहीं हिलेंगी। एग्जांपल बता रहा हूं आपको। पहली एग्जांपल, नेचर ऑफ बिजनेस चेंज हो जाए। पहले टेक्सटाइल का काम कर रहे थे अब कपड़ों का काम कर रहे हैं।
अच्छा ठहर, कोई बात, उस्ताद फिर उस्ताद होता है, हर चीज में से कंसेप्ट निकाल लेता है। टेक्सटाइल और कपड़ा, मैं तो एग्जांपल देना चाह रहा था डिसिमिलर बिजनेस की। किस बिजनेस की एग्जांपल देना चाह रहा था? डिस के टेक्सटाइल से शुगर साइड पे जाना है तो नेचर चेंज हो रही है, ये बड़ा इशू है। मैं तो एग्जांपल देना चाह रहा था डिसिमिलर बिजनेस की, इन्होंने एग्जांपल दे दी सिमिलर बिजनेस की। सिमिलर, सिमिलर का मतलब सेम, सिमिलर बोले तो सेम। अच्छा इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, सिमिलर और सेम में फर्क है, कोई कंसेप्ट नहीं। नेचर ऑफ बिजनेस चेंज हो जाए, बताइए पार्टनरशिप हिलेगी कि नहीं हिलेगी? दूसरा, कंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप चेंज हो जाए, यानी नया पार्टनर आया, पुराने पार्टनर को निकालना है, किसी को ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट बनाना है, माइनर एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप, हिलेगी कि नहीं पार्टनरशिप? तीस प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो चेंज करनी है, हिलेगी। कहता है जब वेरिएशन इन पार्टनरशिप राइट हो, वेरिएशन पार्टनर, तो हर पार्टनर का राइट है कि उसे कंसेंट ली जाए, और ये वेरिएशन जब तक सारे पार्टनर एग्री नहीं करेंगे नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। राइट टू बी कंसल्टेड में वेरिएशन में फर्क समझ आया? इसमें भी सबसे मशवरा करना है, इसमें भी सबसे, ये रूटीन नेचर के मामला है, इसमें मेजॉरिटी की बेस पर डिसीजन होगा, वेरिएशन में ऑल की कंसेंट होगी, फिर डिसीजन होगा, वरना नहीं होगा। राइट्स ऑफ पार्टनर्स आफ्टर चेंज इन फर्म, फर्म की कंपोजिशन, फर्म में चेंज आ गया, फर्म में तो पार्टनर्स के राइट्स वही होंगे जो चेंज से पहले थे। नहीं समझ आई ना? फर्म टेक्सटाइल का काम कर रही है और इसके साथ ही साथ ऐड करना है शुगर का काम भी, शुगर का काम भी, दोनों काम करने हैं। अब पहले वाले में तो प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो डिसाइड हुई है, दूसरे वाले में डिसाइड हुई, क्या होगी? इक्वल, इक्वल होगी, वही जो पहले थे, जो पहले थी चेंज से पहले। अगर कोई एडिशनल प्रोजेक्ट लगाया जाए ना, एडिशनल प्रोजेक्ट, और उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना, तो जो रूटीन बिजनेस की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है एडिशनल प्रोजेक्ट की भी वही होगी, वही होगी। कोई नया पार्टनर आया, उसको 20% शेयर दे दिया, पुराने पार्टनर्स की आपस की रेशियो क्या होगी? वही जो पुराने थे। नहीं समझ आया? नहीं समझ आया? ठीक है। ए और बी दो पार्टनर, ए को मिल रहा है 33.3%, बी यानी 1/3, बी को मिल रहा है 67%। सी को ऐड किया, सी को ऐड किया, इसको दिया 40%। ए और बी का शेयर कैलकुलेट करें। अच्छा, जब हम ये कहते हैं ना कि चेंज के बाद पार्टनर्स का रेशियो वही होगा जो चेंज से पहले थे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसका 33.3 होगा, इसका 67 होगा, वो तो 100 से भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब है इनकी आपस की रेशियो सेम होगी, यानी हाँ पहले सी को दे दें 40% और बाकी इनका 1:2 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें, यानी क्या होगा? इसका ए का 20% और बी का 40, इनकी आपस की रेशियो वही है जो पहले थे, यानी इनके राइट्स में चेंज, इनके म्यूचुअल राइट्स में चेंज नहीं आया, है ना? टेक्निकल कंसेप्ट नहीं समझ आया ना? अच्छा, यानी ये लाइन आपको समझ आ गई है कि अगर पार्टनर फर्म में चेंज हो तो पार्टनर्स के राइट्स वही होंगे जो चेंज से पहले थे, चाहे वो चेंज नए पार्टनर के आने की वजह से हो, पुराने पार्टनर के जाने की वजह से हो, या कोई एडिशनल प्रोजेक्ट लगाया हो, या फर्म फिक्स टर्म के लिए थी, 10 साल के लिए फर्म थी, रेशो थी 2:3, 10 साल बाद मजीद फर्म चला रहे हैं। अब पार्टनरशिप, वो पार्टनरशिप पर्टिकुलर नहीं रही, कन्वर्ट होकर क्या बन गई? एडविल, लेकिन उनकी रेशो क्या रही जो पहले थे। ये समझ आया? मतलब राइट्स ऑफ पार्टनर आफ्टर चेंज इन फर्म, ये समझ आया कि नहीं? अच्छा, अब आपके पास है दो ऑप्शंस। पहली ऑप्शन, बाकी के भी इजी कंसेप्ट 4-5 बता दूं आपको, राइट्स खत्म हो गया, अब ड्यूटीज की तरफ आ रहे हैं, 4-5 इजी वाली बता दूं और बाकी कल करें। दूसरी ऑप्शन, एक ही पॉइंट बताऊं लेकिन है वो टेक्निकल और केस स्टडी वाला, और वो ऐसा कंसेप्ट है कि कैफ 4 में भी काम आएगा, कैफ 7 में भी काम आएगा। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि नहीं 4-5 इजी बता दें? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है नहीं एक ही बताएं टेक्निकल? चले एक ही, ऐसा करते हैं वो आज भी बता देते हैं, कल फिर बता देंगे। 4 पार्टनर बिजनेस कर रहे हैं, एक पार्टनर ने कहा
कि हम 5 बजे दुकान बंद करके चले जाते हैं, कोई लॉ फॉर्म हो गया, कोई वैसे फॉर्म ऑफिस वर्क होगा। मैं 5 बजे के बाद भी कोई काम करना चाहता हूं, बताइए वो 5 बजे के बाद भी कोई पार्टनरशिप के अलावा कोई और काम कर सकता है कि नहीं? लीगली की बात कर रहा हूं, इलीगल की थोड़ी कर रात को लीगल कैसे है? मैं शाम को भी पढ़ाता हूं, कभी भी C5 की क्लास शाम को पढ़ाता हूं, शाम को भी लीगल काम होते हैं। कर्स क्वेश्चन ये एग्रीमेंट, आप कह रहे हैं एग्रीमेंट में लिखा हो तो कर सकता है वरना नहीं, एग्रीमेंट साइलेंट है तो लॉ कहता है डिपेंड करता है। अच्छा अब देखिए पहली चीज ये, अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है ना फिर तो सवाल ही खत्म, जो लिखा हुआ वही अप्लाई होगा। जैसे इंटरेस्ट ऑन एडवांस और कैपिटल वाली डिस्कशन थी ना, कि अगर पार्टनरशिप में लिखा हुआ है कि जिस चीज पे इंटरेस्ट मिलेगा तो उसमें मिलेगा, फिर तो डिस्कशन ही खत्म, और जिस पे नहीं मिलेगा तो उसमें नहीं मिलेगा। पार्टनरशिप में जो लिखा वो तो, लेकिन एग्जाम में नॉर्मली क्या टेस्ट करता है, पार्टनरशिप साइलेंट है तो क्या होगा? तो हमें पता चला जब पार्टनरशिप साइलेंट हो ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में और इंटरेस्ट ऑन एडवांस में ट्विस्ट आ जाता है। पार्टनरशिप साइलेंट हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता, पार्टनरशिप साइलेंट हो इंटरेस्ट ऑन एडवांस किस रेट पे? फर्म को प्रॉफिट हो फिर भी मिलेगा, फिर भी मिलेगा, रहेगा। अब उसी तरह पार्टनर कोई और बिजनेस कर सकता है, अगर तो पार्टनरशिप ने कहा पार्टनर कोई और भी बिजनेस कर सकता है तो मतलब कर सकता है। अगर पार्टनरशिप में कोई और बिजनेस नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। लेकिन अगर पार्टनरशिप साइलेंट है तो डिपेंड करता है बिजनेस कौन सा है, सेम नेचर का, सिमिलर है कि डिसिमिलर है। सिमिलर नहीं कर सकता, डिसिमिलर कर सकता है, ठीक है। यानी टेक्सटाइल से कपड़े वाला नहीं कर सकता, टेक्सटाइल से शुगर वाला कर सकता है। तो सुन लीजिए, ये है ड्यूटी नॉट टू एंगेज इन कंपीटिंग बिजनेस। कंपीटिंग बिजनेस क्या होता है, इसके साथ लिख लें सिमिलर बिजनेस। सिमिलर में कंपटीशन होगा ना, कंपटीशन सिमिलर बिजनेस में ही होगा ना। कॉलेज है तो उसके साथ दूसरा कॉलेज होगा तो वही कंपटीशन होगा ना। कोई नान चने बेच रहा होगा तो वो कंपटीशन थोड़ी होगा। बच्चे जहां कैंटीन छोड़ के उधर जाएंगे। तो सिमिलर बिजनेस में कंपटीशन होता है, डिसिमिलर में पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है, कहता है अगर कहता है पार्टनरशिप में लिख दिया ना वही होगा। पार्टनरशिप ने कह दिया कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते, ना सिमिलर ना डिसिमिलर, और अगर कोई करे तो क्या गोली मार दें, फांसी दे दें, कि उसे जो प्रॉफिट हुआ है वो उससे ले लें, जो उसे पार्टनरशिप के खिलाफ चल के प्रॉफिट हुआ वो ले लें। अगर पार्टनरशिप में लिखा है कि पार्टनर कोई बिजनेस नहीं कर सकता, सिमिलर ना डिसिमिलर, तो कोई भी नहीं कर सकता। अगर पार्टनरशिप में लिखा है कि डिसिमिलर कर सकता है, सिमिलर नहीं कर सकता, तो डिसिमिलर कर ले, सिमिलर। अगर पार्टनरशिप में लिखा है कि कोई सिमिलर कर सकता है, सिमिलर भी कर सकता है। लेकिन अगर पार्टनरशिप साइलेंट है तो सिमिलर बिजनेस नहीं कर सकता, डिसिमिलर बिजनेस। आपसे हो सकता है केस स्टडी में वो पूछे कि एक पार्टनर ने सिमिलर बिजनेस किया और उससे प्रॉफिट कमाया, तो क्या करना है? तो हम कहेंगे बाकी पार्टनर्स का राइट है, क्योंकि उसको नहीं करना चाहिए था सिमिलर बिजनेस, राइट है कि वो प्रॉफिट फर्म को दे, क्योंकि उसने बेसिकली फर्म के खिलाफ चल के प्रॉफिट। लेकिन अगर इजाजत दे दी, अगर पार्टनर ने इजाजत दे दी, फिर सिमिलर भी कर सकता है। ये सिमिलर डिसिमिलर की कहानी समझ आई? केस स्टडी में अगर उसने क्लियरली ना बताया हो कंपीटिंग बिजनेस है कि नहीं, तो नेचर ऑफ द बिजनेस पढ़ के अंदाजा लगा लेंगे। ये अच्छा, ये कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा, ये कैफ 4 के लिए भी अहम है और कैफ 7 के लिए भी अहम है। ड्यूटी टू एंगेज इन कंपीटिंग बिजनेस। जी अगर पार्टनरशिप में लिखा हुआ है कि वो ना सिमिलर कर सकता है ना डिसिमिलर, हाँ मुझे कंसेप्ट याद आ गया, एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड। मुझे तो ये लग रहा है कि अगर किसी पार्टनर को कंपीटिंग बिजनेस करने से रोक दिया जाए, सिमिलर या डिसिमिलर बिजनेस करने से रोक दिया जाए, तो ये एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड होगा और वाइड होगा। ये एक्सेप्शन है। वो कह रहा है भाई ट्रेड करने से, वो कह रहा है पार्टनरशिप में करके ट्रेड ही कर रहा है ना, पार्टनरशिप का बिजनेस तो कर रहा है ना, घर की दाल रोटी तो चल रही है उसकी, तो ये थोड़ी उसे कह के कोई भी काम नहीं करना, पार्टनरशिप में दिन रात काम करे, उसे पार्टनरशिप के अलावा कोई और काम करने से रोका गया। तो हमने वहां पे शायद ये पढ़ा था एग्रीमेंट स्टेट ऑफ ट्रेड में कि पार्टनर्स को पार्टनरशिप के अलावा कोई और काम करने से रोका जा सकता है, चाहे तो हर काम करने से रोक दे, सिमिलर भी डिसिमिलर भी। लेकिन अगर पार्टनरशिप साइलेंट है
तो सिमिलर काम करने पे पाबंदी है, डिसिमिलर पे पाबंदी नहीं है। तो क्या ये एग्रीमेंट स्टेटमेंट ऑफ ट्रेड है? तो इसके साथ लिख लें, ये तो हमारा डुप्लीकेशन 2 दफा रिवीजन भी हो गई, नया कंसेप्ट भी सीख लिया हमने, रिवीजन पुराना भी रिवाइज हो गया, पुराना भी रिवाइज हो गया। ड्यूटी टू यूज फर्म प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिवली फॉर फर्म, ये इसका क्या मतलब है? जब आपके आर्टिकल शुरू होंगे, हाँ, फर्म वाले आपको लैपटॉप देंगे, नहीं, अच्छे फर्म लैपटॉप देंगे, तो आपसे कहा जाएगा इस लैपटॉप पे क्या करना है? फर्म का काम करना है, अपना पर्सनल फिल्में नहीं देखनी। हाँ, यही कह रहा है। अगर किसी पार्टनर को गाड़ी दी है कि भाई क्लाइंट से मिलने, बैंक के पास आना जाना होता है, कस्टमर से, सप्लायर से मिलने आना जाना होता है, तो चलो जरा अच्छा इमेज बढ़े उन पे, गाड़ी में आ जाया करो। क्या वो गाड़ी सिर्फ और सिर्फ फर्म के काम के लिए इस्तेमाल होगी कि जाती मकसद के लिए भी? असूली तौर पे काम के लिए। बहरहाल ये तो वैसे मैंने बता दिया सर, मुझे बताना नहीं चाहिए। हाँ, जो मुझे बताना चाहिए था ना, इसकी बजाय मुझे बताना चाहिए था कि सर राइट्स में तो आपने कोई 2 कैटेगरी नहीं बताई, ड्यूटीज में 2 कैटेगरी क्यों सी बना दी? चलिए कल डिस्कस कर, लेकिन ये ध्यान में रखिए, ड्यूटी में 2 तरह की ड्यूटीज है। एब्सोल्यूट, ये वो ड्यूटीज है जो पार्टनर आपस में तय करके चेंज नहीं कर सकते, और ये वो है जो आपस में, अब खुद बताएं, पार्टनर ने आपस में डिसाइड नहीं किया कि मीटिंग बिजनेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, लेकिन ये वो है जो अब ये देखें, जैसे फॉर एग्जांपल हर पार्टनर की ड्यूटी नहीं है कि उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो, जॉइंट एंड सेवरल। अगर कोई पार्टनर आपस में एग्रीमेंट करके कहे हम 2 की अनलिमिटेड, तुम्हारी लिमिटेड, ऐसे होगा क्या? तो एब्सोल्यूट लायबिलिटी ड्यूटीज कौन सी हुई जो चेंज, क्वालिफाइड कौन सी हुई? कंपीटिंग बिजनेस में क्या इसको चेंज किया जा सकता है? इजाजत दी भी जा सकती है, नहीं भी दी जा सकती। तो इसका मतलब है क्वालिफाइड ड्यूटीज वो होंगी जो पार्टनर्स आपस में तय करके चेंज कर सकते हैं। एब्सोल्यूट या जनरल ड्यूटीज वो होंगी जो पार्टनर आपस में तय। आपने हमेशा क्लासिक एग्जांपल ज़हन में रखनी है, जैसे ही एब्सोल्यूट या जनरल ड्यूटी आए ज़हन में आ जाए अनलिमिटेड लायबिलिटी, और जैसे ही क्वालिफाइड आई ड्यूटीज ज़हन में आ जाए कंपीटिंग बिजनेस। चेंज हो सकता है, चेंज नहीं हो सकता। क्वालिफाइड ड्यूटी चेंज हो सकती हैं, एब्सोल्यूट ड्यूटी चेंज, क्वालिफाइड चेंज, और जनरल ड्यूटी चेंज, और राइट्स में कोई ऐसी क्लासिफिकेशन नहीं है। अच्छा, अब आपने याद रखना है कल कि हमने कौन कौन से राइट्स और ड्यूटीज पढ़ लिया। ऐसा ना हो जो पढ़ लिया कल दोबारा पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या हमने ये पढ़ लिया राइट टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस, इसमें क्या पढ़ा था फिर बताएं? हर पार्टनर का राइट है, राइट टू बी कंसल्टेड, मशवरा लेना है, राइट बुक्स भी, अकाउंट्स को भी एक्सेस कर सकता है, लेकिन जो पार्टनर नहीं है नहीं कर सकता। पार्टनर नहीं है मतलब माइनर ट्रांसफरिंग, प्रॉफिट शेयर इक्वली, इक्वल शेयर होगा। अगर स्पेसिफाई कर दिया तो जो स्पेसिफाइड, नहीं स्पेसिफाई किया तो इक्वल। राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ है तो मिलेगा, वरना और मिलेगा भी तब जब प्रॉफिट होगा। राइट टू इंटरेस्ट ऑन एडवांस साइलेंट है तो मिलेगा 6% में, लॉस है फिर भी मिलेगा। और अगर लिखा है कि नहीं मिलेगा, फिर लिखा हुआ तो लिखे हुए को प्रेफरेंस देनी है। इन द एब्सेंस ऑफ लिखा हुआ ये रूल अप्लाई होगा। राइट टू बी इंडेमनिफाइड, खर्चा किया है तो वापस ले सकता है। राइट टू रिटायर, जब चाहे रिटायर हो सकता है नोटिस देके। आउटगोइंग पार्टनर, 2 में से एक ऑप्शन है, यहाँ प्रॉफिट का प्रोपोर्शनल शेयर ले लो, 6% इंटरेस्ट ले लो। वेरिएशन इन पार्टनरशिप करनी है, नेचर ऑफ बिजनेस वगैरह करनी है तो ऑल पार्टनर की कंसेंट। राइट्स ऑफ पार्टनर आफ्टर चेंज इन फर्म सेम जो पहले थे, आपसी 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 सेम होंगे, वो बताया था। ये नहीं बाद में भी 33-66, उनकी आपस की रेशो सेम होगी। ड्यूटीज 2 तरह की ड्यूटीज, कौन सी? एब्सोल्यूट कौन सी है? पार्टनर चाहे भी तो चेंज। फॉर एग्जांपल और ये भी आपको पता है ड्यू टू टेक बिजनेस अथॉरिटी, एजेंसी में पढ़ा था। और क्वालिफाइड ड्यूटी कंपीटिंग बिजनेस वाले, बस ये, हाँ ज्यादा नहीं, बस हाँ फर्म का एक्सक्लूसिव, ये समझा दूं? नहीं, ये मैंने अभी ना ना ना, आप ये चाह रहे हैं मैं आपको ये समझाऊं कि फर्म की प्रॉपर्टी हर पार्टनर सिर्फ फर्म के लिए यूज करेगा, पर्सनल पर्पस के लिए यूज नहीं करेगा। मैं ये नहीं समझाऊंगा क्योंकि मैंने कहा आपको नहीं समझाना, ये तो मैं कल समझाऊंगा आपको, आज नहीं। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम।